आज समझ में आ रही है? 26 ग्राम मास मिसिंग है सर। कहाँ गया? कैसे एक केमिकल रिएक्शंस अगर कोई हो रहा है, एरो डबल साइडेड एरो जो होता है, इस ये बताता है हमारा कि जो रिएक्शन है वो कौन सा है, कि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वी कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ सिंबल्स। हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका समृद्धम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और हम इसको कैसे एक केमिकल रिएक्शंस अगर कोई हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शंस अगर मैं लिख रहा हूँ या रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कैसे हम इसका यूटिलाइज करके, केमिकल इक्वेशन का यूटिलाइज करके उसको हम अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा, अगर हम केमिकल रिएक्शन हो रहा था, अगर लेट से कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम जो था, अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं जो यहाँ ये रिएक्शन लिखा हूँ इसमें मैंने वर्ड का यूज किया है। दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शंस को मैंने वर्ड इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। और आप देख सकते हैं कि मुझे लिखने में कुछ समय लगा है, मुझे इसके स्पेलिंग करने में भी कुछ समय लगा है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम इतना टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न एज में रहते हैं और हमें सभी चीज़ें थोड़ा सा जल्दी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए और चीज़ों को करके हम जल्दी से निकल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशंस में होता क्या है क्या ये कहता है कि सर आपने जो रिएक्शन लिखा है ना, इस रिएक्शंस का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। अगर डेफिनेशंस की बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अभी सी बात है, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है। दैट मीन्स कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। इस चीज को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं और हम इसको शॉर्ट करके आसानी से हम केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब सर ये सिंबल्स और एक फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए क्लास 9th, यस, वहाँ पर आपका जो चैप्टर था जिसका नाम था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आप लोगों ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का भी। तो बच्चों, अगर मैं बात करूँ ये सिंबल्स क्या होता है, तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है शॉर्ट, तो वो आपका सिंबल कहलाता है। अगर कंपाउंड्स का अगर हम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसकी फॉर्म में देते हैं तो हम फॉर्मूला के रूप में देते हैं। तो कैसे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लिखता हूँ, ओके, अगर मैं हाइड्रोजन लिखूँ तो सिर्फ मैंने H लिखा और ये इसका सिंबल हो गया। और यहीं पर अगर मैं कैल्शियम वाटर लिखता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, H2O का H2O लिखूंगा और ये H2O क्या है, ये फॉर्मूला है। ओके, तो इस सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो वर्ड इक्वेशन में, उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और यही आपका केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो बच्चों ध्यान देना है कि जो सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या बना है, वाटर बना है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना है, और इस हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 होता है, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पता है ना एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, नहीं पता है, पता है, नहीं पता है, ठीक, देखते हैं। अगर कोई एटम का डेफिनेशन ही होता है कि भैया एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एटम वो ऐसा मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो अकेले एग्जिस्ट कर रहा है,
तो वो उसका एटॉमिक फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? वो एटॉमिक फॉर्म है। और अगर मैं बात करूं, अगर ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अपने ही जैसे किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर गया, कंबाइन किया है, या फिर किसी दूसरे के साथ कंबाइन किया है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनहेल कर रहा हूं ऑक्सीजन को, तो वो एटॉमिक फॉर्म नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसका मतलब है ऑक्सीजन O नहीं O2 होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O, वाटर बना H2O। दैट्स इट। बस इतना ही आपको इस केमिकल इक्वेशंस के बारे में ध्यान रखना है। यस, दिस इज द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर होगा। अब कहता है कि कुछ रूल्स होते हैं इस केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए। अभी सी बात है, साइंस है तो कुछ रूल्स होंगे ही। तो रूल्स क्या है सर, थोड़ा सा बताइएगा, इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। तो बिल्कुल, ये तो खड़े हैं हम यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है रूल क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसको रिटेन करते हैं हम लोग। कहाँ रिटेन करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ये साइड जो है मेरा, ये LHS है और ये साइड मेरा RHS। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा हियर इज द कार्बन, ओके, और कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया हम लोग, तो कहता है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये लेफ्ट साइड होंगे। और अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं या दो हैं, दो से ज्यादा हैं, तो उनके बीच में प्लस साइन का यूज करते हैं। अब इसी बात है, ये मेरा कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में मैंने प्लस साइन दी। द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग रिएक्टेंट्स। नाउ सेकंड क्या है हमारा? सेकंड कहता है कि सर अगर रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो जो प्रोडक्ट होता है सर उसको राइट करेंगे हम लोग कहाँ? राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। सेम सिचुएशन है, अगर ये LHS में मेरा कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और RHS में अगर मेरा प्रोडक्ट बनता है, तो चूंकि यहाँ पर मेरा एक ही प्रोडक्ट बना है, एक ही प्रोडक्ट बना है, दैट्स वाई कि हम यहाँ पर प्लस करके और प्रोडक्ट बना नहीं तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास दो से ज्यादा होंगे, लेट्स सी कि मान लेते हैं कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और बना है, तो हम प्लस करके उसको लिख सकते हैं, नहीं है तो सिंपली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि एन एरो इज प्लेस्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दिस इज द इसको आप स्टार लगाइए, इसमें आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया है और ये हमने बीच में इसके एरो दिया है। अच्छी बात है, एरो हमने दिया। कहता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो दे दिया। अब कहता है कि जो एरो हेड है, इस एरो हेड का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों दे रहे हैं इसको। कहता है कि जो एरो हेड पॉइंट जो होता है ये टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की तरफ होता है, यानी कि एरो का डायरेक्शन जिधर होगा मेरा प्रोडक्ट उधर ही बन रहा है। ओके, तो ध्यान देना है कि ये क्या शो करता है? द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये दो सिग्निफिकेंस है, पहला प्रोडक्ट किस साइड बन रहा है, दूसरा कि ये डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किधर हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। सर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। कहता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अब इसी बात है, क्या ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हुआ है? यस या नो? हाँ सर हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर ऐसा होता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्प्लिट हो जाता, टूट जाता और वापस से कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन जाता। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कार्बन ऑक्सीजन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अगर इसका जस्ट रिवर्स होता, सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्प्लिट होगा और कार्बन प्लस ऑक्सीजन देगा, तो ये जो रिएक्शन होता है मेरा, अगर अपोजिट हो जाता, ये मेरा बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता। तो आप ध्यान दे सकते हैं, ये एरो क्या बताता है कि मेरा रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट बन रहा है तो किस डायरेक्शन में, इसी द सिग्निफिकेंस। हालांकि इस रिएक्शंस में ऐसा होता नहीं है, मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं, अमोनिया की बात करता हूं, जैसे ये क्या है आपका, ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। होता क्या है बच्चों कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर के अंडर में हम क्या करते हैं कि जब कंबाइन कराते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है।
होता क्या है कि आप ध्यान दे सकते हैं कि एक एरो जो हाफ एरो है, हाफ एरो क्या इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिला है और अमोनिया बना है। इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और फिर आफ्टर सम टाइम्स जब अमोनिया बनना जो हो गया वो सफिशियंट हो गया, तो नाउ अमोनिया जो हुआ वो स्प्लिट होना शुरू कर गया। तो इसका मतलब हो गया सर कि अमोनिया और जो है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वापस वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो ये अपना एरो का सिग्निफिकेंस है। और ये जो एरो डबल साइडेड एरो जो होता है, इस ये बताता है हमारा कि जो रिएक्शन है वो कौन सा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यस या नो? और अगर सिंगल एरो हेडेड है, यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो रिएक्शन है आपका, यस, अगर सिंगल एरो हेडेड है तो ये रिएक्शन आपका कौन सा होने वाला है, इरिवर्सिबल होने। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हमारे पास मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, ध्यान देना है। मेरा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं सर। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस मतलब केमिकल इक्वेशंस को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट में है सर? तो 2 पार्ट में है सर। कौन कौन है? पहला है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बट तो लेवल थोड़ा सा अप होता है, तो उस चीज़ को कैसे कवर कर पाएंगे सर पूरा को? तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी यही कहा था कि बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस का सीक्वेंस होगा। उसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो भी अदर साइड बुक होते हैं एनसीईआरटी का जो है, सारे मैं रिएक्शंस आपको कवर करा दूंगा। उसके लिए डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, बस मेरे साथ बने रहिए, ताकि केमिस्ट्री में हम लोग क्या मचा सकें, भौकाल मचा सकें, ठीक है ना। ओके, नाउ बच्चों देखते हैं हम लोग क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड शब्द से ये होता है, आपको समझ में आता है कि सर अगर मैं एक तराजू ले लेता हूं और दोनों तरफ जो वेट होता है ना, एक तरफ जो आपका वॉट होता है, दूसरी तरफ जो सब्सटेंसेज होते हैं, वो दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं सर। इसका मतलब मैंने एक बॉर्डर लाइन दे दिया, LHS RHS दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब चीजें क्या है, बैलेंस्ड हैं। अगर मेरे ये इस हाथ में 5 kg है, इस हाथ में भी 5 kg है, तो दोनों तरफ क्या है, बैलेंस। अगर यही चीज मेरे हाथ में, इस हाथ में 10 kg, इस हाथ में 5 kg, इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। तो इसी चीज को समझना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में समझना है कि सर बैलेंस्ड में क्या होता है। तो आपने देखा कि ये एरो है हमारा, और इस एरो के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर इक्वेशंस, रिएक्शंस अगर मेरा बैलेंस है, तो वहां पर क्या होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2, टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4। ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं सर, बिल्कुल सही बताया आपने, 2 है सर। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पर कितने हैं, यस 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ ये ऑक्सीजन है, यस 2 1 जा कितने हो गए। आप गौर फरमाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में, क्या प्रोडक्ट साइड में 4 हैं क्या, बिल्कुल है सर। नाउ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या ऑक्सीजन 2 है, यस ऑफ कोर्स, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है आपके पास, 2। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यस अगर आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है बोथ साइड्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम होते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूं तो चलिए लेते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, अगर मैं इसको हीट करूं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हीट हो जाएगा।
तो आप यहाँ हमें बताइए कि क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड जो है क्या वो इक्वल है। चेक करते हैं हम लोग। ये हमारा जो एटम है कौन सा है बउआ, बताओ बताओ मेरे चीतो, ये क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम कितने हैं 1। ये हमारा क्या है, कार्बन है। कार्बन कितने हैं 1। ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, ओके। ये मेरा रिएक्टेंट साइड हो गया। प्रोडक्ट साइड की बात करता हूं तो बिल्कुल यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैल्शियम कितने हैं 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1 सर यहाँ है, और 1 2 मेरा यहाँ है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों 3 हो गया। ओके नाउ कार्बन की संख्या कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है सर 1 है। तो दोनों तरफ बोथ साइड्स आप देख सकते हैं, एलएचएस साइड भी और आरएचएस साइड दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। इसका मतलब ये रिएक्शन इक्वेशन जो है हमारा क्या है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। यस बिल्कुल होना भी चाहिए, कुछ है भी नहीं इसमें। नाउ नेक्स्ट मेरा जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या कहता है अनबैलेंस्ड, आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, होना भी चाहिए। एक बैलेंस है सर, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट सेम थे, अब नाउ इसमें क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात, आपने सही सोचा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन कितने बच्चे बताओ यहाँ पर। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं सर। ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर 2 है, ओके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है सर 1 है। मैच कीजिए, टैली कीजिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ तो मैंने बाजी मार लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यस बैलेंस नहीं है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स डिफरेंट है सर। तो अब मैं क्या करूँगा सर, इसका करना क्या है, यही है अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री में कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। मतलब सर तो बैलेंस्ड है उसका क्या करना है, यस सही सोचा आपने, उसको बैलेंस करना है। कैसे करें सर, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो ध्यान रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड और दूसरा है अनबैलेंस, ओके। तो एक क्वेश्चन है इसमें कि सर व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस क्यों करते हैं सर। तो मैं फिर से जाना चाहूंगा क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, जिसमें आपने आपने शायद डिस्कस नहीं किया होगा, यस बिल्कुल हुआ ही होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उनको बैलेंस करना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस एंटोनी लैवोइजियर ने बताया था भैया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इक्वेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोचा है, मैं थोड़ा बहुत समझ। तो कहा गया क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भैया ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यस उसके फॉर्म को मेंटेन करके रखना है, मास को मेंटेन करके रखना है। और मास को मेंटेन करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल सही, ओके। थोड़ा सा सर इसको और भी थोड़ा सा डीप सर थोड़ा सा समझाइए ना, थोड़ा सा लैकिंग हो रहा है कि आखिरकार ये है क्या सर, मास थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। बिल्कुल चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बात करूं ओके, आपने कहा कि सर बैलेंस्ड वाले में हमने कहा कि चलिए H2O है, ओके, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है सर, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, यस आप बता सकते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन है होता है तो कितने ग्राम हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया सर 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर 16 ग्राम एक ही ऑक्सीजन है, तो कितना होगा टोटल 18 ग्राम, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन के लिए 16। एटॉमिक फॉर्म कंबाइंड फॉर्म में है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म, एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 32 ग्राम।
ओवरऑल जो मेरा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना है 34 ग्राम। क्या आप बताइए कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सर कि ये 34 में से अगर मैं 18 ग्राम माइनस करूँ तो क्या होगा सर, यहाँ पर 22 ग्राम 26 ग्राम जो है 26 ग्राम वो मास कहाँ गया? बात समझ में आ रही है? 26 ग्राम मास मिसिंग है सर, कहाँ गया? तो कहता है कि बिल्कुल इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, ये मास मिसिंग ना दिखाए, दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। नाउ अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ओवरऑल बैलेंस्ड है। ओके, नाउ यहाँ पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यस, एक हाइड्रोजन के लिए क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4, अगर एक हाइड्रोजन के लिए कितना है 1 ग्राम है तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितना होगा बच्चों? यस बिल्कुल बच्चों 4 ग्राम हो जाएगा, मेरी चीज तो 4 ग्राम होगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2। अगर एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 16 होता है, 16 ग्राम है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा सर? 32 ग्राम। अभी सी बात है, अब दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 36 ग्राम। इज इट ओके? नाउ अगर मैं प्रोडक्ट की साइड बात करूं तो यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं सर? 4 हैं। एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने हो जाएगा बच्चों? 4 ग्राम। ओके, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन अगर मेरे पास यहाँ पर कितने हैं सर? 2 है, तो अगर एक ऑक्सीजन के लिए कितने ग्राम? 16 के ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हो जाएंगे? 32 ग्राम। अब देख लीजिए यहाँ पर जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है सर। दैट्स मीन्स इसी चीज को देखने के लिए साइंटिस्ट होते हैं, कहते हैं भैया आप पूरी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसको बैलेंस्ड वाले को यूज कीजिएगा, अनबैलेंस्ड वाले को नहीं करना है। ओके गाइज, ओके तो गाइज ये तो मैंने बताया कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हमें बैलेंस करना चाहिए। बट कहते हैं कि सर हाउ टू बैलेंस कैसे करें? दो कॉन्सेप्ट है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट है? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं कि आपके पास अगर प्रैक्टिस कर लिया आपने तो कवर हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बेसिक में मेरा केमिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।